गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑनलाइन पीरियड में एक बार फिर से वेलकम करते हैं तुम्हारा। अभी चैप्टर 6 अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वही चैप्टर 6 वापस कंटिन्यू करते हुए थोड़ा ही पार्ट बाकी चैप्टर 6 का वापस कंटिन्यू करते हुए हम आते हैं एल्यूमिनियम की मेटलर्जी की तरफ। देखो, एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कराऊंगा एक बार। एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे लंबा प्रोसेस था जिसमें हमने 3 प्रोसेस फॉलो किए थे। इफ़ यू रिमेंबर, हमने हॉल का प्रोसेस फॉलो किया था और बायर का प्रोसेस फॉलो किया था एंड सेपरेट प्रोसेस फॉलो किया फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ओर। ये 3 प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमने एल्यूमिना ऑब्टेन किया फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाने के लिए टोटल 3 प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़े थे। अब एल्यूमिना बनाने के बाद देयर इज नो नीड ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल। कॉन्सेंट्रेशन के बाद ऑक्साइड फॉर्म में हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है एल्यूमिना, तो हमें ऑक्साइड के प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं होती है और ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम एक प्रॉपर एपरेटस लेते हैं और उस प्रॉपर एपरेटस के अंदर उसको एल्यूमिना को रिड्यूस किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि ये भी तुम्हारा 11th में ही आया, 12th में ही आया ये प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में देखो, डायग्राम्स में सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले तो हमने एल्यूमिना लिया हुआ है, एल्यूमिना मैंने ऊपर भी लिखा हुआ फॉर्मूला इसका एल्यूमिना। देन Na3Al6 इसका नाम है Na3Al6 इज क्रायोलाइट। Na3Al6 it is cryolite. Then CaF2, its name is fluorspar. समझ में आएगा? हमने यहाँ पर केवल अकेला एल्यूमिना ही नहीं लिया है, एल्यूमिना के साथ साथ क्रायोलाइट लिया है और फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार इज आल्सो एन ओर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एक ओर होता है और ये एल्यूमिनियम का एक ओर होता है Na3Al6। ठीक है, बुक में इसकी एक दो जगह पर Na2Al6 लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लें जहाँ लिखा हुआ है। इट इज Na3Al6 द करेक्ट फॉर्मूला। अच्छा बेटा, अब इसके ऊपर मैंने इसकी परसेंटेज मेंशन की है, किसको कितने परसेंट में लिया जाता है। 20% हम एल्यूमिना लेंगे, अगर टोटल 100 ले रहे हैं तो 100 में से 60% Na3Al6, सबसे ज़्यादा Na3Al6 लिया जाता है। देन 20% एल्यूमिना एंड 20% फ्लोरस्पार लिया जाता है। एल्यूमिना को लेने के पीछे का रीज़न क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एल्यूमिनियम की मेटलर्जी से कि व्हाट इज द रीज़न ऑफ टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रायोलाइट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का करना है रिडक्शन और हम क्रायोलाइट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो क्रायोलाइट क्यों ले रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में? इसका रीज़न क्या है? देखो, एल्यूमिना का रिडक्शन करना उतना आसान प्रोसेस नहीं है जितना देखने में बोर्ड को बना हुआ लग रहा है, उतना आसान नहीं है। रीज़न क्या है इसका? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ उसे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 is near about 2323 Kelvin, 2323 Kelvin. Can you imagine कि 2323 Kelvin टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? अपने टंगस्टन एलिमेंट के टेम्परेचर को भी क्रॉस करेगा, जो बल्ब में जल रहा होता है, ठीक है, उसको भी क्रॉस करता है, उतने में वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो एल्यूमिना को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सो दैट वी कैन गेट द मेटल इन प्योर फॉर्म, क्योंकि हमें तो मेटल ही ऑब्टेन करनी है और अपना कोई पर्पस नहीं उसको मेल्ट कराने का, केवल मेटल को ऑब्टेन करना। उसको करने के लिए हमें इतना लार्ज टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस लार्ज टेम्परेचर प्रोवाइड करने को अवॉइड करने के लिए क्रायोलाइट डाला जाता है, क्योंकि क्रायोलाइट क्या करता है कि अगर एल्यूमिना के साथ मिला हुआ है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को लेकर आ जाता है, लगभग मेल्टिंग पॉइंट को 1173 केल्विन तक लेकर आ जाता है, लगभग 1000 केल्विन का डिफरेंस आ जाता है केवल क्रायोलाइट मिलाने से। और नुकसान कुछ नहीं है मिलाने का। रिएक्शंस मैंने आगे लिखी हैं कि अगर क्रायोलाइट है तो वो क्या रिएक्शन शो कर रहा है और एल्यूमिना की अपनी रिएक्शंस क्या हो रही है, वो दोनों रिएक्शंस मैंने लिखी हैं बोर्ड पर। तो हॉल हेरोल्ड अपने प्रोसेस का नाम है, जिसमें हमने 3 चीज़ें ली हैं इस कंटेनर के अंदर। एल्यूमिना लिया है और Na3Al6 क्रायोलाइट लिया है और फ्लोरस्पार लिया है, दोनों के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। रीज़न क्या है लेने के पीछे? बिकॉज इट लोअर्स डाउन द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना अप टू 1173 केल्विन।
वहाँ तक उसके टेम्परेचर को लेकर आ जाता है। अब होगा क्या, हमने बनाया हुआ क्या है, कंटेनर में क्या रखा हुआ है, यहाँ हमने कार्बन की लाइनिंग बनाई हुई है, ठीक है, कार्बन की लाइनिंग बना रखी है। और ये भी रोड्स जो हमने ली हुई है, ग्रेफाइट की रोड्स ली हुई है। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यहाँ कैथोड के रूप में भी हमने कार्बन लिया, एनोड के रूप में भी हमने कार्बन लिया, दोनों जगह हमने कार्बन लिया हुआ है। एनोड इज ग्रेफाइट रोड एंड कार्बन की जो हमने लाइनिंग बनाई हुई है, लाइनिंग लिख देती हूँ उसको कार्बन लाइनिंग या कार्बन शील्ड, बुक में शील्ड लिखा हुआ, कार्बन शील्ड या लाइनिंग, जबकि शील्ड कवर को बोलते हैं, बाहर वाले कवर को बोलते हैं। तो कार्बन की लाइनिंग जो हमने अंदर लगा रखी है वो कार्बन की लाइनिंग कैथोड के रूप में हम यूटिलाइज करते हैं। देखो जब दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है तो इट इज ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज जो मुझे थोड़ी गलत लगी है, बुक में जो बुक मेरे पास है उसमें मैंने देखी, यहाँ पर मैंने बल्ब जलाया, तो बल्ब हम टेस्टिंग के लिए तो जला सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एनर्जी बल्ब की एनर्जी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें सेल कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको दोनों वायर्स को ऐसे ही छोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, बल्ब नहीं लगाया उसके बीच में, क्योंकि बल्ब वी कैन यूज ओनली फॉर द टेस्टिंग, बल्ब की जो एनर्जी है उससे अपना प्रोसेस नहीं हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है, तो ये हमें बैटरी से या सेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात। अब जो रिएक्शंस होती हैं, अब रिएक्शन पार्ट पे आते हैं। देखो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का जो पहला प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में अपना जो एल्यूमिना है, क्योंकि कार्बन की लाइनिंग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है एल्यूमिना, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बिकॉज इट इज केप्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, मेल्ट हो रहा है वहाँ पर, तो ये एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन की फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेगा, उसको भी हम मना नहीं कर सकते कि नहीं प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हम मान रहे हैं कि एल्यूमिना रिड्यूस हो रहा है, बट जितना ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है, मेंशन इतना टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर पर एल्यूमिना सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा और एल्यूमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में नहीं बनेगा। इसलिए तुम देखोगे यहाँ मैंने जहाँ भी लिखा है एल्यूमिनियम को लिक्विड लिखा है, कहीं पर भी उसको सॉलिड नहीं लिखा है, क्योंकि सॉलिड को जब ये पूरा टेम्परेचर पूरा एपरेटस हटा देंगे उसके बाद सॉलिड बनेगा। नाउ कम टू एल्यूमिनियम, क्योंकि मैंने दो एल्यूमिनियम लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे 3 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 3 × 6, तो ये यूटिलाइज हुए और लिक्विड एल्यूमिनियम बन गया हमारे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम थे, ऑक्सीजन के एटम से ऑक्सीजन गैस बनते हुए दिखाई है कि ऑक्सीजन गैस बन रही है, जो फर्दर यूटिलाइज हो रही है कार्बन बनी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ये अपने पहले स्टेप वाली रिएक्शन। अब उसके बाद आते हैं दूसरे स्टेप वाली रिएक्शन में, क्योंकि हमने क्रायोलाइट का ज़्यादा अमाउंट लिया हुआ है, तो क्रायोलाइट का क्या होने वाला है इस रिएक्शन में। देखो ये क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट विल डिकम्पोज इन 2 कंपाउंड्स, सोडियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इन 2 में डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन बनाएगा, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बनाया था, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन, तो ये भी बनाएगा एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन। ये बात आई समझ में। अब ये एल्यूमिनियम आयन वापस से एल्यूमिनियम लिक्विड में कन्वर्ट होंगे 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, और जो Al2O3 था वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके वापस एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और ये जो एल्यूमिनियम बना हुआ है हमारा, कौन सा एल्यूमिनियम बना हुआ है, ये वाला एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम हमारा Al2O3 से बना है, नॉट दिस एल्यूमिनियम। ये जो एल्यूमिनियम यहाँ से बना हुआ है, इट विल रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन टू फॉर्म AlF3, और AlF3 अगेन डिकम्पोज होकर एल्यूमिनियम आयन बनाते रहेगा। ये बात समझ में आई कि जो क्रायोलाइट हमने लिया था वो क्रायोलाइट बीच में रिएक्शन को चेंज भी कर रहा है, कि Al2O3 से डायरेक्ट एल्यूमिनियम ना बनकर पहले AlF3 बनना है, और AlF3 बन के उसके बाद वाला एल्यूमिनियम हमारा सॉलिडिफाई होगा बाद में, ठीक है। ये रिएक्शंस मैंने वही लिखी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, उससे पहला वाली रिएक्शन बुक में ना भी दे रखी है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन कंपल्सरी रिएक्शन होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यूटिलाइज होती है। अच्छा बेटा, अब ये तो एल्यूमिनियम के बारे में था, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस था। कॉन्सेप्ट इस तरह था कि एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, क्रायोलाइट मिक्स करके उसके अंदर फ्लोरोस्पार मिक्स करके हम क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देते हैं। लो करने के बाद अपनी जो रिएक्शंस होती हैं रिएक्शन रिपोर्ट पर सारी लिखती हैं। अब इसके बाद आते हैं हम जो अपने कोर्स में मेटलर्जी है, एक अपने कोर्स में आयरन की मेटलर्जी है और एक अपने कोर्स में कॉपर की मेटलर्जी है। देखो आयरन की मेटलर्जी के लिए मैंने ग्लास फर्नेस का डायग्राम बोर्ड पर बनाया है, मैं आज ये डायग्राम मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, कल केवल केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे बाय द नेम ऑफ दीज जोन्स।
मैं जोन का नाम लिखूंगी, उसमें जो रिएक्शन हो रही है, और टेम्परेचर, इसमें जो रिएक्शन हो रही है टेम्परेचर, इसमें जो रिएक्शन हो रही है टेम्परेचर, इसमें जो रिएक्शन हो रही है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एल्यूमिनियम में भी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट था, और यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर? कि इस टेम्परेचर पर जो रिएक्शन पॉसिबल है वही होगी, दूसरी नहीं होगी। समझ में आई बात? अच्छा देखो, अब हमने क्या किया, ऊपर से हमने रोस्टेड ओर, आयरन में जो रोस्टेड ओर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये मैं तुम्हें आज ही बता देती हूँ। पहले हम रिएक्शन कर लिखेंगे Fe3O4, दिस इज हीमेटाइट, इस ओर का नाम है हीमेटाइट ओर, ठीक है। Fe3O4 प्रेजेंट होता है। Fe3O4 को हमने किसके साथ मिलाया? कोयला, ठीक है, जो जली हुई लकड़ी का कोयला होता है वो मिक्स किया उसके अंदर, और हमने क्या मिक्स किया? लाइमस्टोन उसके अंदर मिक्स कर दिया। लाइमस्टोन मींस कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कार्बन, ये तो रोस्टेड ओर, और ये कार्बन, और ये लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कल सबकी रिएक्शंस आ जाएंगे तो सबके नाम तुम्हें पता चल जाएंगे, ठीक है। प्लस हमने चार्ज भी डाला, चार्ज का मतलब कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस भी इसमें ऐड किए हुए हैं, या कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस रोस्टेड ओर के साथ एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट, उनको हमने चार्ज का नाम दे दिया। ये बात क्लियर हुई? अब क्या कर रहे हैं बेटा, नीचे से चलो। देखो मैंने डायग्राम ऊपर से बनाया था, बट नीचे से चलो। हमने चार्ज डाल दिया, चार्ज डालने के बाद नीचे से हॉट एयर पास कर एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर? 1773 केल्विन, इससे भी ज़्यादा का होता है। ये तो सिर्फ एक ये है कि इस पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वरना टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा चला जाता है। 1773 डायरेक्ट 2000 केल्विन तक टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हुआ है? अब ब्लास्ट फर्नेस की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग भी हमने ग्रेफाइट की बनाई है, ये वाली जो लाइनिंग है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया था। और ये डायग्राम बनाने का पर्पस ये है कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। दिस इज स्टील, बाहर वाली लाइनिंग, और ये कार्बन। वैसे हमने कार्बन डाला भी है लाइन, कार्बन इसमें डाला भी है अलग से कोक की फॉर्म में, लेकिन ये लाइनिंग भी कार्बन की ही बनी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हमने हॉट एयर पास की, हॉट एयर पास करने पर जो अपना हीमेटाइट ओर है, ये अपना हीमेटाइट और डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होकर Fe2O3 और Fe को बना लेगा। रिएक्शंस सारी कर लेंगे किस टेम्परेचर पर? 1773 केल्विन टेम्परेचर, एंड दिस इज कॉल्ड कंबशन जोन, क्योंकि यहाँ पर कंबशन जोन ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा। ऑक्सीजन का कंजप्शन कैसे होगा? ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंबशन जोन। इसके बाद फिर अपना फ्यूजन जोन आएगा। फ्यूजन जोन मतलब मेल्ट होगा। अब मेल्ट क्या होगा? अपना और मेल्ट होगा, Fe3O4 मेल्ट होगा, Fe2O3 मेल्ट होगा, FeO मेल्ट होगा। ये अपना फ्यूजन जोन है। 1273 केल्विन पर ये रिएक्शंस कंडक्ट होंगी। देन कम टू द सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में आपस में रिएक्शन होगी। जो कंबशन जोन में रिएक्शन हो चुकी है, जो फ्यूजन जोन में रिएक्शन हो चुकी है, अब उनकी आपस में रिएक्शन होगी। Fe2O3 will react with carbon, Fe2O3 will react with carbon monoxide। ये यहाँ पर रिएक्शन होगी। उसके बाद आता है अपना रेड जोन, जिसमें सबसे कम टेम्परेचर रेड जोन। रेड जोन में अब जो Fe2O3 और वो बना था अपना Fe और FeO जो बचा हुआ रह जाता है, वो अब क्या होगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आई समझ में? जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सबके सब नीचे सेटल डाउन होती हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है इम्प्योरिटीज को, क्योंकि आयरन तो अपना ऊपर की तरफ जा रहा है, प्योर होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो तो मैं आज ही बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में बॉटम पर टेम्परेचर हाई होता है और जो टॉप पोजीशन है उस पर टेम्परेचर लो होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो रीजन क्या है? हॉट एयर वी आर पासिंग फ्रॉम द बॉटम साइड। हम नीचे से हॉट एयर पास कर रहे हैं, तो हॉट एयर का जो पास वाला जोन होगा, जो कंबशन जोन है, उसमें ही टेम्परेचर हाई रहेगा। ऊपर से हमने कोई डिवाइस नहीं लगाई है टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए। जब डिवाइस नहीं लगाई तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एयर, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हॉट एयर, वैसे वैसे टेम्परेचर उसका रिड्यूस होता जाता है। तो नीचे इसलिए हाई होता है कि यहाँ से हॉट एयर पास की जा रही है, ऊपर इसलिए कम होता है, बिल्कुल जस्ट हाफ रह जाता है, इसलिए कम होता है क्योंकि एयर जैसे जैसे रिएक्ट करते हुए ऊपर जा
वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा। अब इससे इम्प्योरिटीज हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन करा देते हैं। जैसे इम्प्योरिटीज की रिएक्शन हो जाएगी, कल मैं इसकी सारी ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन लिखूंगी। आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी अपनी कल कंप्लीट